दोस्तों, ज़ीरो आवर आ गया है, यानी कि डिसीजन टाइम दोनों साइड के लिए। पर असली डिसीजन जो है वो ट्रंप को लेना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईरान की क्या तैयारी है, अमेरिका की क्या है, और फिर एंड में जैसे मैं अपना देता हूँ कंक्लूजन तो वो भी दूंगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका के और ट्रंप के क्या कैलकुलेशंस हैं। मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। अपने मागा बेस जो जंग नहीं चाहता, कोई ग्राउंड सोल्जर्स नहीं चाहता ईरान में, और दूसरी तरफ ईरान के भी हालात इस वक्त कमज़ोर हैं क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट बंद नहीं हुई हैं। कल और परसों यूनिवर्सिटीज़ खुली और दोनों दिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुई, तेहरान में भी और मशाद में भी, जो दो बड़े सिटीज़ हैं सबसे बड़े। और आज तीसरे दिन यानी मंडे को इस्फहान में भी होंगे, तो प्रोटेस्ट भी चल रही हैं साथ साथ। तो वो एक और प्रेशर बन रहा है क्योंकि इसका मतलब है कि ईरान के कुछ तबका, कुछ हिस्सा एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको सपोर्ट मिलेगा अमेरिका से। और अब मैं आपको थोड़ा तफसील से बताऊंगा कि ईरान क्या चाहता है। तो लग ऐसा रहा है कि अली ख़ामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना बांध ली है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई अब हम या तो आर या पार, या तो हम इसमें ख़त्म हो जाएंगे या हम जीत जाएंगे। जीत की डेफिनेशन उन्होंने ये रखी है कि सरकार सरवाइव कर जाए, रेजिम सरवाइव कर जाए, जो एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि जितनी फायर पावर अमेरिका ने वहाँ असेंबल कर ली है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, कई सौ हवाई जहाज़, दर्जनों समुद्री जहाज़, हज़ारों मिसाइलें, और फिर इज़राइल की भी पूरी सेना, वायुसेना, उनकी भी पूरी मदद होगी। तो ईरान ने क्या तैयारी की है? पहली बात तो ख़ामेनेई ने 4 लेयर तक अपने सक्सेसर्स अनाउंस कर दिए हैं, मिलिट्री के भी और गवर्नेंस के भी, जिसमें इस वक्त सबसे अहम आदमी फ़ौजी तौर पे और गवर्नेंस के तौर पे भी इस वक्त ईरान में है अली लारिजानी। अली लारिजानी जो थे वो पहले IRGC के कमांडर थे, फिर 12 साल तक स्पीकर थे ईरान की पार्लियामेंट के, और अब जो बचे हुए लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिफेंस और इंटरनेशनल मामलों में एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। उन्होंने ही चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेगोशिएट की थी 25 साल की। सारी फ़ौजी तैयारी उनके अंडर हो रही है और गवर्नेंस के इश्यूज़ पे भी वही देख रहे हैं। बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेज़ेश्कियान, उन्होंने बैक सीट ली हुई है। जब भी उनके पास कोई मामला आता है तो वो कहते हैं लोगों से कि लारिजानी से जाके पूछो। नंबर 2 पे मिलिट्री अफेयर्स में हैं जनरल ग़ालिबाफ, वो भी बहुत क्लोज़ हैं ख़ामेनेई के। और फिर एक हैं एडमिरल शमख़ानी जो डिफेंस काउंसिल के हेड हैं। पर ये दोनों लारिजानी से कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि लारिजानी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इस वक्त लीडर हैं। तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ईरान ने अपने लॉन्चर जो हैं वो कुछ तो पर्शियन गल्फ़ की कोस्ट लाइन के पास कर दिए हैं ताकि वो अमेरिकी बेसिस जो हैं पर्शियन गल्फ़ में और जहाज़ उनको थ्रेटन कर सकें। बहुत सारी मिसाइलें और सुपरसोनिक मिसाइलें भी हैं जो अमेरिकन ट्रूप्स को उनके बेसिस में और जहाज़ों को टारगेट कर सकती हैं। और बाकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो बहुत सारी उन्होंने इराक़ के बॉर्डर के पास लगाई हैं ताकि वो इज़राइल के पास रहे, और डिस्टेंस इज़राइल के लिए सबसे कम वहाँ रहेगा। दूसरी तरह की तैयारी जो ईरान ने की है वो ये है कि अपने जो प्रॉक्सीज़ हैं यानी हूतीज़, उनको बता दिया है रेड सी में अटैक करने को। इराक़ में जो प्रॉक्सीज़ हैं, हिज़्बुल्लाह जो है लेबनान में, उनको बता दिया है। तीसरी तरह की ये है कि तैयारी की यूरोप में जो प्रॉक्सीज़ हैं ईरान या हिज़्बुल्लाह के और अल-कायदा के भी, उनको भी कहा है कि अमेरिकन एसेट्स जितने भी हैं मिडल ईस्ट में और यूरोप में, उनकी एम्बेसीज़ और ट्रूप्स, उनको टारगेट किया जाए। इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सैफ अल-आदिल जो इस वक्त अल-कायदा के लीडर माने जाते हैं, वो ईरान में देखे गए हैं। उनकी ये न्यूज़ आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, प्लस ऑल्सो जो अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है, सिग्नल्स इंटेलिजेंस,
दो तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक में एक सिग्नल्स इंटेलिजेंस होती है और एक सैटेलाइट इंटेलिजेंस होती है। दोनों में चैटर ये आ रही है कि कोई तैयारी हो रही है कुछ अटैक्स की यूरोप और मिडल ईस्ट में। अब कहाँ होंगे एग्जैक्टली और कैसे होंगे ये नहीं पता, क्योंकि अमेरिका के पास काफ़ी सेंसर्स हैं जो सुन सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और फिर वो बग्स भी प्लांट कर देते हैं। और तो यूएन की भी एक काउंटर टेररिज्म रिपोर्ट है कुछ महीने पहले जो आई थी, जो बता रही है कि अलकायदा प्लान कर रहा है कुछ अटैक्स यूरोप में, क्योंकि उनको नए रिक्रूट्स चाहिए और उनको फिर से प्रोमिनेंस में आना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो ख़त्म हो चुके हैं। तो कई तरीक़े हैं जिसमें ईरान वापस रिस्पॉन्ड करेगा, और ख़ामेनेई तैयार हैं। उनको लगता है कि अब 85-86 साल की उम्र हो चुकी है, अब इस उम्र में तो वो सरेंडर नहीं करेंगे। तो अब देखना ये है कि पहले झपकेंगे कौन? क्या पहले ट्रंप झपकेंगे? इसमें एक फैक्टर और ये भी है कि नेतन्याहू और इज़राइल के लीडर जो हैं वो कॉन्स्टेंटली ट्रंप के कानों में विस्पर कर रहे हैं, खुसफुसा रहे हैं कि तुम हिस्ट्री में आ जाओगे, तुम्हें दशकों, सदियों तक याद किया जाएगा कि तुम वो प्रेसिडेंट थे जिसने ईरान जैसे बड़े दुश्मन को हराया, और तुमने अमेरिका का वर्चस्व फिर से मिडल ईस्ट में एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये भी ट्रंप के ऊपर हावी हो रहा है, पर दूसरी तरफ ये भी है कि उनका मागा बेस जो है वो कुछ हद तक इसके खिलाफ है। अब रिपब्लिकन्स पहले तो काफ़ी प्रो इज़राइल थे, पर ये गाज़ा में जब से हुआ है जंग, तब से उनके बीच में स्प्लिट आ रही है। आपने देखा होगा कि टकर कार्लसन जो है वो काफ़ी खिलाफ हो गए हैं। टकर कार्लसन एक बहुत बड़े मीडिया के आदमी हैं, जर्नलिस्ट थे, अपना चैनल चलाते हैं अब। वो इसके बहुत खिलाफ हैं कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है वो इज़राइल की मोहताज है, जो इज़राइल कहता है वो करते हैं, और कि इज़राइल की जो लॉबी है वॉशिंगटन में वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं करती है एक्शन, बल्कि इज़राइल के इंटरेस्ट में लेती है फैसले। तो अभी उन्होंने, आपने देखा होगा, माइक हकबी जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं इज़राइल में, उनका इंटरव्यू किया। माइक हकबी खुलेआम कह रहे हैं कि इज़राइल को पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, सारे अरब कंट्रीज़ की लैंड पे। वो इसलिए क्योंकि क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी में, यानी एंड ऑफ टाइम्स थ्योरी में, कुछ इवेंजेलिकल सेक्ट्स ये बिलीव करते हैं कि जब तक नहीं आएंगे जीसस क्राइस्ट वापस इस दुनिया में, जब तक इज़राइल पूरे मिडल ईस्ट पे हावी नहीं हो जाएगा। और फिर जब आएंगे जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में, तो वो ज़्यादातर जूस को मार ही देंगे, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्रिश्चियनिटी, उनमें से थोड़े ही बचेंगे। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इज़राइल पूरे पे हावी हो जाए। तो इस बात को बहुत सारे अब रिपब्लिकन्स भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और सिर्फ सेक्युलर रिपब्लिकन्स नहीं, क्रिश्चियन रिपब्लिकन्स भी, क्योंकि क्रिश्चियंस के अंदर और भी सेक्ट्स हैं प्रोटेस्टेंट्स के, जो इसमें नहीं बिलीव करते, और वो कह रहे हैं कि आप ये हमें मिसलीड कर रहे हैं, बाइबल में किसी जगह ये नहीं लिखा हुआ, ये आपने खुद मन गढ़ंत बातें बनाई हुई हैं। तो एक वो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी वजह से भी खतरा है कि अगर फिर से इज़राइल के कहने पे अटैक हुआ एक और मिडल ईस्टर्न कंट्री पे, पहले भी हो चुके हैं, मैंने आपको बताया था इराक पे जो अटैक था, वो नियोकॉन्स उनमें से ज़्यादातर यहूदी थे, इज़राइल के लिए प्रो फेवर करते थे। फिर जो सीरिया में हालात थे, उसमें भी इज़राइल ने बहुत ज़ोर डाला कि असद के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, ताकि वो कमज़ोर रहे। और अब इसके ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी सारा पूरी नेतन्याहू की फ़ॉरेन पॉलिसी ही नहीं, बल्कि उनकी कई दशकों की डोमेस्टिक पॉलिसी भी ईरान को ख़त्म करने पे निर्भर है। वो ये नहीं चाहते कि ये जो रेजिम है अभी इस्लामिक, वो ख़त्म हो जाए, पर वो चाहते हैं कि ईरान कमज़ोर हो जाए और बिखर जाए, ताकि कोई फ्यूचर गवर्नमेंट भी जो आए वो बहुत कमज़ोर हो ईरान में। और व्हाइट हाउस में भी एक मीटिंग हुई है सिचुएशन रूम में, जहाँ पे मार्को रूबियो भी थे, वैंस भी थे, ट्रंप भी थे। तो आपको पता है कि मार्को रूबियो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं प्रेसिडेंट के। और उनके अलावा 2 आदमी और थे इस रूम में, एक सीआईए के हेड मिस्टर रैटक्लिफ, और एक जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हेड, यानी कि जनरल केन, जो सारी मिलिट्री फोर्सेस के हेड हैं। तो उनसे काफ़ी देर तक बातचीत हुई, जिसमें वैंस ने बहुत सवाल पूछे। वैंस ने ये तो नहीं कहा कि अटैक नहीं होना चाहिए, पर काफ़ी सवाल पूछे कि इनके रिस्क्स क्या होंगे,
इनमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन अटैक्स में। और जनरल केन भी और रैडक्लिफ भी टेक्निकल जवाब दे रहे थे, पर उन्होंने भी ये नहीं कहा कि अटैक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब उनसे उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कोई इस तरह का जवाब नहीं दिया। यह हमें इस तरह से पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों ने 5-6 सूत्रों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है, जो उस मीटिंग से वाकिफ़ थे। उसमें व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ भी थीं और सिविलियन एडमिन भी थे। तो फैसला अभी तक अल्टीमेट नहीं लिया है, पर ट्रंप झुक रहे हैं कुछ इस तरह कि एक पहले स्ट्राइक किया जाए, अगर ईरान नहीं मानता है तो, और फिर कुछ महीने बाद एक बहुत और बड़ा स्ट्राइक किया जाए जिसमें तख्ता पलट किया जाए, अगर वो नहीं मानते हैं तो। मानना क्या है? मानना ये है कि ज़ीरो एनरिचमेंट हो जाए, जैसे वो पहले कह रहे थे। बाकी चीज़ों पे, यानी कि मिसाइल की रेंज पे भी जो बातें हो रही थी और प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट पे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। पर ये कि ज़ीरो एनरिचमेंट हो, वो विटकॉफ ने भी अपने इंटरव्यू में अभी कहा है टीवी पे कि यही आदेश मिला है। पर एक और ख़बर चल रही है ये कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हेड जो हैं, यूएन के हेड हैं, वो कह रहे हैं कि एक प्रपोज़ल ये भी है कि ईरान को सिर्फ मेडिकल आइसोटोप्स, यानी एक बहुत ही लो लेवल का एनरिचमेंट जिसमें सिर्फ मेडिकल आइसोटोप्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसका भी ऑप्शन दिया जाए। वो एक तरह से फेस सेवर होगा, यानी कि ईरान की इज़्ज़त भी रख ली जाएगी। अगर इस पे ट्रंप मान जाते हैं और अगर ईरान भी इस पे मान जाता है। अब दोनों का मानना इस पे मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काफ़ी पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं। तो वो इस पे मानेगा या नहीं, और ख़ामेनेई इसको मानेंगे या नहीं, क्योंकि उनको इसमें अपनी रेजीम की बेइज़्ज़ती ही नहीं बल्कि उसकी लेजिटिमेसी पे भी डर है कि उस पे आशंका लगेगी। दूसरी तरफ ट्रंप इस पे मानेंगे या नहीं वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने तो ये कहा था कि ज़ीरो एनरिचमेंट होना चाहिए। ओबामा का डील बहुत ही बुरा था, अगर मैं उस कमरे में होता डील के दौरान तो आई वुड हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम द रूम, मैं उठ के चला जाता। इससे बदतर डील दुनिया में हो नहीं सकता था। तो क्या वो भी मानेंगे? तो क्या ट्रंप पहले झपकेंगे या ट्रंप अटैक करेंगे? अगर ट्रंप अटैक करेंगे तो ईरान वापस अटैक करेगा, जिनमें से एक और चीज़ जो मैंने नहीं बताई अभी तक, वो ये है कि ईरान हॉर्मूज़ भी बंद कर सकता है, यानी कि 20% वर्ल्ड का ऑयल ट्रैफ़िक बंद हो जाएगा। इसका हिंदुस्तान पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा 80% तेल वहाँ से आता है। तो हमारे तेल की कीमत $100 पर बैरल, $200 पर बैरल जा सकती है, जो इस वक़्त 65 के आसपास है, $65 पर बैरल के आसपास है। इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा स्टॉक मार्केट को, हमारी इकोनॉमी को, रियल एस्टेट मार्केट को। और ये हमें झटका देने के लिए नहीं करेगा ईरान, बल्कि अमेरिका और यूरोप को झटका देने के लिए करेगा, ताकि उनकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी हो कुछ उनके ऊपर। तो देखते रहिए, मैं जल्द आपके पास फिर आऊँगा। पर ये फैसला जो है वो अगले कुछ दिनों के अंदर, या हो सकता है कुछ घंटों के अंदर ही लिया जाए कि अटैक होगा या नहीं, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे इसी हफ्ते, यानी आज और कल में ही ईरान वापस प्रपोज़ल भेजेगा यूएस को, और यूएस और ईरान को थर्सडे को मिलना है फिर से जेनीवा में नेगोशिएशन के लिए। तो अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिका भी इसका खर्चा और उठा नहीं सकता बहुत देर तक, क्योंकि जितनी भी शिप्स हैं और ट्रूप्स हैं और पेट्रियट मिसाइल डिफेंस बैटरीज हैं, वो सब फुल रेडीनेस पे हैं। उनको आप इंडेफिनेटली, यानी कि बिना अंत के नहीं रख सकते इतनी हाई रेडीनेस पे। उसमें ह्यूमन कॉस्ट भी होती है, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन, ह्यूमन फ्रिक्शन, और फाइनेंशियल कॉस्ट भी होती है। तो या तो आप अटैक करें या फिर रिड्यूस करें फोर्सेस का रेडीनेस लेवल। तो अब आप देखते रहिए, और मैं आपके पास लाता रहूँगा, क्योंकि इसका हमारे ऊपर हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे। जय हिंद।